नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम IUCL जनरल साइंस क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन कोल्ड कंट्रीज इथिलीन ग्लाइकोल इज एडेड टू वाटर इन द रेडिएटर ऑफ कार ड्यूरिंग विंटर्स, इट रिजल्ट्स इन। ठंडे देशों में सर्दियों के दौरान कारों के रेडिएटर में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, इसका परिणाम क्या होता है? ए लोअर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बी रिड्यूसिंग विस्कोसिटी, सी रिड्यूसिंग स्पेसिफिक हीट एंड डी लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये तो सबको पता ही है कि हम कार के रेडिएटर में वाटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन कोल्ड कंट्रीज में जहाँ पे ठंडी काफी ज्यादा पड़ती है, अगर वहाँ पे हम केवल पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वाटर फ्रीज हो जाएगा, और जब वाटर फ्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वो कार के रेडिएटर में जम जाएगा, और जब वाटर फ्रीज होता है तो वो एक्सपेंड भी करता है, जिसकी वजह से कार का रेडिएटर खराब हो सकता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये कार के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, तो जिसकी वजह से एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर पर भी वाटर जमता नहीं है। और दूसरा, ये कार के रेडिएटर में आइस क्रिस्टल को भी जमने नहीं देता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हेन द एयर प्रेशर इन एन एरिया ड्रॉप द विंड स्पीड। जब किसी क्षेत्र में हवा का दबाव कम हो जाता है तो हवा की गति डैश होती है। ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, रिमेन दी सेम एंड डी कांट बी सेड। जब भी किसी एरिया में एयर प्रेशर कम होता है या एयर प्रेशर ड्रॉप होता है तो विंड की स्पीड बढ़ जाती है। जब भी किसी लोकेशन पे एयर प्रेशर डिफरेंस होता है तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, और ये जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही तेज विंड ब्लो करेगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कलर्स। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ए 6, बी 7, सी 5 एंड डी 4। एक व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं वो? रेड होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको एंड वॉयलेट। और जब ये व्हाइट लाइट किसी एक प्रिज्म से टकराती है तो ये 7 रंगों में बिखर जाती है, इसको बोला जाता है डिस्पर्सन। और इन 7 रंगों की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ दिस वेव इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? ए साउंड वेव, बी अल्ट्रासोनिक वेव, सी अल्फा वेव एंड डी इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी दोनों होती हैं, और ये वेव बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं। सच एज इन स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन इजीली ट्रेवल, सो इट मींस इंफ्रारेड वेव भी स्पेस में इजीली ट्रेवल कर सकती है। और इंफ्रारेड वेव्स के अंदर कौन कौन सी वेव्स आती है? रेडियो वेव्स आती है, गामा रेस आती है। अब इसकी इंफ्रारेड वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इंफ्रारेड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर होती है, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है। इंफ्रारेड वेव को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं, हम थर्मल इमेजिंग में इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। साउंड वेव और अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, और इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है टू ट्रेवल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड वेव्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन विच मीडियम। ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस एंड डी सेम इन ऑल मीडियम। साउंड वेव सॉलिड में सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती हैं। जब भी किसी भी एक मीडियम में वाइब्रेशन होता है तो साउंड वेव जनरेट होती है। साउंड वेव का माध्यम ही जनरेशन का क्या है? जब भी मीडियम में वाइब्रेशन होगा, एयर में वाइब्रेशन हो, सॉलिड में वाइब्रेशन हो, लिक्विड में वाइब्रेशन हो, तब साउंड वेव जनरेट होती हैं। इसकी स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, किस मीडियम के थ्रू साउंड वेव जा रही है, और क्या डेंसिटी है, क्या इलास्टिसिटी है, तो इन चीजों पे साउंड वेव डिपेंड करती है। अब सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा टाइटली पैक होते हैं। अब जो चीज पास होगी, फॉर एग्जाम्पल जो इसके मॉलिक्यूल्स है बहुत पास होते हैं सॉलिड के, और जब साउंड वेव आएगी तो मॉलिक्यूल्स को काफी ज्यादा कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा टू पास द एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स, तो साउंड वेव यहाँ पे जल्दी ट्रेवल करेगी। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होते हैं तो एनर्जी को पास ऑन करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा दूर होते हैं, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपने देखा भी होगा जब ट्रेन आती है और हम ट्रेन की पटरी पे किसी ने कान लगाया होगा तो ट्रेन अगर 1 किलोमीटर भी दूर है तो हमें उसकी आवाज सुनाई देती है या उसकी कंपन हमें पता लग जाती है। तो इसीलिए साउंड वेव सॉलिड में काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग नहीं है? ए लीवर, बी ब्रेन, सी मसल एंड डी हार्ट। मसल ऑर्गन नहीं होता है, मसल टिश्यू होता है। ऑर्गन मल्टीपल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं और ये कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं और ये भी कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे मसल हो गया, एक टिश्यू है, नर्वस टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं,
एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये किसके एग्जांपल है? ये टिश्यू के एग्जांपल है। ऑर्गन के एग्जांपल क्या होते हैं? हार्ट होता है, लीवर होता है, ब्रेन होता है, लंग्स होता है। ये ऑर्गन के एग्जांपल है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मसल। क्वेश्चन नंबर 47 है, सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड इज ड्यू टू। किसी द्रव्य में सतही तनाव किसके कारण होता है? ए एडहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बी कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड डी इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। अब दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के अंदर लगता है या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और एडहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच में लगता है। ये फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके रख सके, बट साथ में इतना वीक भी होता है कि कोई भी फ्लूइड बह सके। तो आपने देखा होगा जब हम पानी की बूंद को डालते हैं तो वो पानी की बूंद एक जगह पे टिकी रहती है या वो गोलाकार शेप में रहती है। वो किसकी वजह से रहती है? वो कोहेसिव फोर्स की वजह से रहती है। ऑल्दो पानी बह सकता है, वो वाटर की ड्रॉपलेट बह सकती है, लेकिन वो अपने आप को एक शेप में मेंटेन करके रखती है। और ये किसकी वजह से हो पाता है? ये कोहेसिव फोर्स की वजह से हो पाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, एनर्जी इज अ कंटिन्यूअसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू। सूर्य में लगातार ऊर्जा का निर्माण होता रहता है, क्यों? ए न्यूक्लियर फ्यूजन, बी रेडियो एक्टिविटी, सी न्यूक्लियर फिजन एंड डी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूरज को पावर मिलती है या सूरज को एनर्जी मिलती है। दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरी होती है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में एटम कंबाइन करते हैं, न्यूक्लियर फिजन में एटम स्प्लिट करते हैं। अब भले ही एटम कंबाइन करें या एटम स्प्लिट करें, दोनों के केस में एट द एंड एनर्जी जनरेट होगी। न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में क्या होता है? जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है। और फ्यूजन को काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ये प्रोसेस करने के लिए, और ये टेम्परेचर कहाँ पे मिलेगा आपको? सन में इजिली ये टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 49 है, हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाय। सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? ए रिफ्लेक्शन, बी कंडक्शन, सी रेडिएशन एंड डी कन्वेक्शन। सूरज से पृथ्वी तक ऊर्जा रेडिएशन की वजह से पहुंचती है। अब हीट ट्रांसफर के तीन मुख्य मेथड होते हैं, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। जब हीट डायरेक्टली पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफर हो उसको बोला जाता है कंडक्शन। जब हीट फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर हो सच एज लिक्विड और गैसेस, उसको बोला जाता है कन्वेक्शन। और जब हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रांसफर हो जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पाए या स्पेस में भी ट्रेवल कर पाए, उसे बोला जाता है रेडिएशन। अब जब सन से अर्थ की दूरी तो काफी ज्यादा है, बीच में खाली स्पेस भी आता है जिसे हम वैक्यूम भी बोल सकते हैं, तो उस केस में क्या चाहिए? उस केस में रेडिएशन चाहिए। अगर रेडिएशन नहीं होगा तो सन की जो एनर्जी है वो अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपको मीडियम चाहिए होता है, लेकिन रेडिएशन में आपको मीडियम नहीं चाहिए होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 50 है, डेंजर सिग्नल आर जनरली रेड एज रेड लाइट। खतरे के संकेत आमतौर पर लाल होते हैं क्योंकि लाल रोशनी ए इज लीस्ट ब्राइट, बी अंडरगोस लीस्ट डेविएशन, सी हैज लोएस्ट वेलोसिटी एंड डी गिव्स कंफर्ट टू आई। खतरे के साइन ज्यादातर लाल रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि लाल रंग के अंदर सबसे ज्यादा कम डेविएशन होती है, विच मीन्स इसके अंदर सबसे ज्यादा कम स्कैटरिंग होती है। जब लाइट किसी मीडियम से पास करती है, जैसे कि हमने बात करी थी कि जब व्हाइट लाइट एक मीडियम से पास करेगी तो वह 7 रंग में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। और जो स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, यानी कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ही कम स्कैटरिंग होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेड की जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए उसके अंदर काफी कम स्कैटरिंग होती है। तो इसीलिए जो रेड लाइट है वो हमें बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में भी इजीली दिख जाती है। धुंध में भी हमें रेड लाइट इजीली दिख जाती है, फॉग में भी दिख जाती है, हेज में भी दिख जाती है, तो रेड लाइट हम इजीली पहचान सकते हैं। अब क्योंकि रेड लाइट काफी ज्यादा कम स्कैटर करती है तो ये काफी ज्यादा डिस्टेंस को भी कवर अप कर सकती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इट अंडरगोज लीस्ट डेविएशन। इसका दूसरा आंसर भी हो सकता था अगर ऑप्शन होता इट हैज लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये दो आंसर इसके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, पल्सर्स आर। पल्सर क्या है? ए स्टार मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, बी स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, सी रैपिडली स्पिनिंग स्टार एंड डी हाई टेम्परेचर स्टार। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमते तारे होते हैं, विच मीन्स पल्सर आर रैपिडली स्पिनिंग स्टार। ये स्टार काफी ज्यादा डेंस होते हैं और ये स्टार फॉर्म कब होते हैं? जब इनके अंदर काफी ज्यादा हैवी एक्सप्लोजन होता है, तब ये पल्सर स्टार फॉर्म होते हैं।
ये स्टार इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि एक टीस्पून यानी कि एक चम्मच बराबर स्टार बिलियंस ऑफ टन में वेट करेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि अगर आपने किसी ने मरकरी लिया होगा अपने हाथ में तो मरकरी भी काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है अपने हाथों को, और इन स्टार के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो इनका रेडिएशन होता है वो पल्सेस के फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम पल्सर रखा गया है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रैपिडली स्पिनिंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 52 है, द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद। ऊपरी केंद्र शब्द किससे संबंधित है? ए अर्थक्वेक, बी वोल्केनोस, सी साइक्लोन्स एंड डी लैंडस्लाइड्स। एपिसेंटर शब्द अर्थक्वेक से संबंधित होता है। एपिसेंटर को ग्राउंड जीरो भी बोला जाता है। एपिसेंटर अर्थ सरफेस के जस्ट अबव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अर्थ सरफेस है, दिस इज कॉल्ड अर्थ सरफेस, और यहाँ कहीं भूकंप आया तो इसे बोला जाता है एपिसेंटर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अर्थ है, जो भूकंप आता है वो अर्थ के नीचे शुरू होता है, तो ये जो जगह है अर्थ के नीचे, इसके जस्ट अबव इस एरिया को एपिसेंटर बोला जाता है। और जहां से ये ओरिजिनेट हुआ, मतलब जिस जगह से ये ओरिजिनेट हुआ अर्थ के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? उसको हाइपोसेंटर बोला जाता है, हाइपोसेंटर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर एंड डी थर्मोस्फेयर। अर्थ की जो सबसे निचली सतह होती है उसे बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। ये सतह अर्थ सरफेस के सबसे ज्यादा पास पाई जाती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो लैंड पे रहते हो, चाहे वो हवा में रहते हो, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? वो ट्रोपोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पूरी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही पाया जाता है। और जितनी भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, तूफान, बारिश, धूप, सूखा, वो सब कहाँ होता है? वो सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है, क्योंकि जितना भी वाटर वेपर जमा होता है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जमा होता है। और जितनी भी गैसेस होती है, सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, वो कहाँ पाई जाती है? वो भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही पाई जाती है। अगर इसका मतलब ट्रोपोस्फेयर लेयर नहीं तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस भी नहीं। ह्यूमन का क्या, लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। बोलोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। ए फ्रीक्वेंसी, बी टेम्परेचर, सी वेलोसिटी एंड डी वेवलेंथ। बोलोमीटर का उपयोग टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। जब भी टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में भी चेंजेस आते हैं। इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के वेरिएशन को ये डिटेक्ट करता है और टेम्परेचर को मेजर करता है। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा उतना ही अधिक टेम्परेचर वेरिएशन भी होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 55 है, अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू। एक व्यक्ति पत्थर को मारता है और उसको ही चोट लगती है, तो ये किसकी वजह से होता है? ए इनर्शिया, बी वेलोसिटी, सी रिएक्शन एंड डी मोमेंटम। आप सबने ये तो सुना होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जब आप पत्थर को मारते हैं तो आपको उतना ही फोर्स बैकवर्ड की तरफ लगता है, पीछे की तरफ लगता है। तो इसी वजह से जितना फोर्स आपने स्टोन पे अप्लाई करा, जितना फोर्स आपने एक पत्थर पे अप्लाई करा, उतना ही फोर्स पत्थर आपके पाँव पे अप्लाई करेगा, तो जिसकी वजह से इंजरी होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है, द फ्यूज इन आर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट मेल्ट व्हेन देयर इज हाई राइजिंग। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तब पिघलता है जब ए इंडक्टेंस, बी करंट, सी रेजिस्टेंस एंड डी कैपेसिटेंस। देखिए, फ्यूज की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो तभी मेल्ट करता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा हो जाता है। फ्यूज क्या है? एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हर एक घर में लगा रहता है। अब फ्यूज के अंदर एक थिन मेटल वायर होता है जो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को झेल सकता है। हर एक फ्यूज मेटल की अपनी रेटिंग होती है, रेटिंग के हिसाब से हम फ्यूज मेटल का चयन करते हैं। तो जब भी ओवरलोड की कंडीशन आती है या जब भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी मैं मेंशन कर देता हूँ, शॉर्ट सर्किट। तो जब भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आएगी तो अचानक से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल करंट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिकल करंट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा तो जो थिन वायर से करंट बह रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये थिन वायर गर्म हो जाएगा और गर्म होके पिघल जाएगा। और जब ये थिन वायर पिघलेगा तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब करंट आगे फ्लो नहीं कर सकता, जिससे आपके सारे अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, करंट। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर कैंटिलीवर बीम? ए डाइविंग बोर्ड, बी ब्रिज, सी सीसॉ एंड डी कॉमन बैलेंस। देखिए, कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, आपने देखा भी होगा, जो तैराक होते हैं या जो स्विमर्स होते हैं, लकड़ी की जो फट्टी होती है इस पर कूदते हैं और फिर वो जंप करते हैं वाटर के अंदर। और ये जो पतली सी लकड़ी होती है वो एक साइड से तो
टाइटली फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये टाइटली फिक्स्ड है, लेकिन दूसरी साइड से ये बिल्कुल फ्री रहती है, तो ये एक तरीके का स्प्रिंग टाइप इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो इसी को बोला जाता है कैंटिलीवर या कैंटिलीवर बीम। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कैंटिलीवर बीम एक तरीके का स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जिसमें एक साइड फ्री रहती है और एक साइड को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करा जाता है। कैंटिलीवर बीम के एग्जाम्पल क्या क्या है? डाइविंग बोर्ड इसका एग्जाम्पल है, बालकनी एग्जाम्पल है, ब्रिज ओवरहैंग एग्जाम्पल है, क्रेन आर्म्स इसका एग्जाम्पल है और एयरप्लेन विंग्स भी इसका एग्जाम्पल है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डाइविंग बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 58 है, इट इज डिफिकल्ट टू कुक राइस एट डैश पर चावल पकाना कठिन होता है। ए एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, बी एट द सी लेवल, सी अंडर अ माइन एंड डी सेम एनीवेयर। पहाड़ की चोटी पर चावल पकाना मुश्किल होता है। चावल क्या, बहुत सारी चीजें पकाना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो होता है। यहाँ जिससे बोल सकते हैं एयर प्रेशर जो होता है वो काफी ज्यादा लो होता है, जिसका मतलब जो पानी है वो लो टेम्परेचर पे बॉईल कर जाता है। लेकिन चावल पकाने के लिए तो हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी ना, वो टेम्परेचर मिल नहीं पाता है, तो चावल पकने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 59 है, अ डायनमो इज अ डिवाइस विच। डायनमो एक उपकरण है जो ए क्रिएट मैकेनिकल एनर्जी, बी क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड डी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डायनमो एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपने देखा भी होगा जो साइकिल होती है उसमें लाइट लगाई जाती है, ठीक है, वो लाइट किससे कनेक्ट होती है? वो लाइट डायनमो से कनेक्ट होती है। और वो डायनमो किससे कनेक्ट होता है? वो ज्यादातर साइकिल के पीछे वाले टायर से कनेक्ट होता है। अब जब हम साइकिल को मूव करते हैं, साइकिल को चलाते हैं, तो बाईसाइकिल का टायर रोटेट करता है और उसकी वजह से डायनमो भी रोटेट करता है। तो डायनमो क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को फिर कन्वर्ट कर देता है किस एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।